जय हिंद। मैं पढ़ा रहा था फिजिक्स का सरल आवर्त गति यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसके अंतर्गत सरल आवर्त गति क्या होती है और सरल लोलक गति क्या है। सरल लोलक गति में मैं आपको बताया था कि कहाँ पर वेग का मान अधिकतम होता है, कहाँ पर त्वरण का मान अधिकतम होता है, कहाँ पर गतिज ऊर्जा का मान अधिकतम होता है। यानी सरल लोलक की जो गति है ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने आधा पार्ट कंप्लीट करा दिया है। ये जो पार्ट होने वाला है सरल आवर्त गति के अंतर्गत ही ये सेकेंड पार्ट होगा और इस सेकेंड पार्ट में हम लोग जानेंगे कि सरल आवर्त गति के अंतर्गत जो सरल लोलक की गति है इस गति का आवर्त काल क्या होता है और आवृत्ति क्या होती है। उसके बाद एक और टॉपिक जानेंगे कि स्प्रिंग लोलक यानी अगर कोई स्प्रिंग हो और उस स्प्रिंग के अंदर एक गेंद को लटका दिया जाए तो उसका आवर्त काल क्या होगा। यानी टोटल इस वीडियो में 3 टॉपिक्स पे बात करूंगा। पहला जो है कि सरल लोलक का आवर्त काल और सरल लोलक की आवृत्ति के बारे में, और दूसरा बात होगा, तीसरा पॉइंट ये होगा कि जो स्प्रिंग है इस स्प्रिंग में अगर कोई वेट लटका दिया जाए, द्रव्यमान लटका दिया जाए तो उसका आवर्त काल क्या होगा। तो चलिए पहला देखते हैं कि सरल लोलक का आवर्त काल। ठीक है, देखिए सरल लोलक का आवर्त काल क्या होता है कि एक चक्कर, ठीक है, यानी एक दोलन पूरा करने में जो समय लगता है ना वही समय आवर्त काल होता है। यानी सरल लोलक का आवर्त काल क्या कहता है कि एक दोलन पूरा करने में लगा समय का कहलाता है सरल लोलक का आवर्त काल कहलाता है। अब एक दोलन क्या है समझिए। देखिए सरल लोलक जो है कि यहाँ पे एक गेंद लटकी हुई है रस्सी से और ये हमने इसको इधर की तरफ धक्का दिया तो ये जब यहाँ पे आएगी तो यहाँ पे पहुंचेगी, ठीक है, पुनः ये वापस जाएगी और फिर यहाँ पे पहुंचेगी, फिर यहाँ से फिर आगे निकल जाएगी। बताइए सही बात है ना। कहाँ निकल जाएगी? आगे की तरफ निकल जाएगी। बात क्लियर हुआ। और आगे से पुनः ये वापस आएगी, है ना, आगे से क्या होगी, पुनः ये वापस आएगी। तो जब यहां से चली थी यानी इस मध्य स्थिति से चली थी, ठीक है, मध्य स्थिति से चली थी और मध्य पर ही आ गई तो इसी को बोलते हैं एक दोलन। यानी यहां से पहले यहां गई, फिर यहां से यहां पर आई, फिर यहां से यहां गई और यहां से वापस यहीं पर आ गई। तो ये जो 4 बार गई ना वही क्या कहलाता है आपका एक दोलन। अब ये एक बार जो जा रही है उसको बोलते हैं आयाम, है ना। यानी मध्य स्थिति से ये अंत स्थिति है, अंत बिंदु है, इनके बीच की जो दूरी है वो आयाम। तो आप नोटिस करोगे कि एक कंपन करने में 4 आयाम लगा हुआ है। कितना आयाम? 4। देखिए यहां से एक गई 1 आयाम, यहां से वापस आई 2 आयाम, फिर वहां पे गई 3 और फिर वापस आई 4। 4 आयाम लगा हुआ है एक कंपन करने में। याद रखिएगा ये भी पॉइंट्स कि एक कंपन में इसको टोटल 4 आयाम लगा हुआ है, यानी 4 गुणे आयाम। यानी आपसे अगर प्रश्न पूछ दिया जाए कि सरल लोलक करती हुई किसी वस्तु का आयाम 4 मीटर है तो बताइए वह एक कंपन में कितनी दूरी तय करेगी। आई बात समझ में। तो एक कंपन में अगर दूरी की बात करें, आयाम उसकी 4 मीटर है तो 4 गुणे 4 यानी 16 मीटर। एक कंपन में कितना दूरी तय करेगी तो 16 मीटर। ये बात आपको समझ में आ गया। यही आपको चीजें याद रखनी है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। देखिए अब ये जब यहां तक आई
वापस गई तो यही एक कंपन, तो एक कंपन करने में जितना समय लगेगा वही आपका आवर्तकाल कहलाएगा, यानी टाइम पीरियड कहलाएगा। ये बात क्लियर हो गया। चलिए अब समझिए कि आखिर में आवर्तकाल, ठीक है, आवर्तकाल का मात्रक क्या है ना, आवर्तकाल का मात्रक क्या है, तो याद रखिएगा आवर्तकाल का मात्रक सेकेंड है। अगर मैं बात करूं इसकी बीमा की, तो देखिए सेकेंड को टी से डिनोट करते हैं, तो इसकी बीमा हो जाएगी टी, लेकिन कभी भी बीमा लिखते वक्त टी नहीं लिखा जाता है, आपको बता दूं, हमेशा MLT के रूप में लिखा जाता है। तो M अगर केवल टी ही लिखना है तो M का पावर 0 और L का पावर 0 और T हो जाएगा, MLT के रूप में लिखा जाता है। यानी M का पावर 0, L का पावर 0 और T, आप T का पावर 1 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मैं 1 लिख ही देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो कि सर यहाँ पे कोई घात जो है कि आपने नहीं लिखा है, ठीक है। तो M0 L0 T का पावर 1, इस T को लिख सकते हैं। क्लियर हो गया। चलिए तो ये आपको बात समझ में आ गया कि आवर्तकाल क्या है। एक कंपन करने में जितना समय लगता है वही आपका आवर्तकाल होता है। क्लियर हो गया ना। चलिए अब एक बात आप नोटिस कीजिए कि अगर आवर्तकाल का मतलब अगर समय है, इसका मतलब अगर कोई वस्तु यहां से यहां तक आने में धीरे धीरे आई और धीरे धीरे जा रही है, धीरे धीरे आगे गई और धीरे धीरे आई, तो आपने क्या नोटिस किया, समय ज्यादा लग रहा है। क्या लग रहा है, समय ज्यादा, यानी आवर्तकाल ज्यादा। तो एक बात नोटिस कीजिए कि अगर आवर्तकाल ज्यादा होगा, है ना, आवर्तकाल अगर ज्यादा हो गया तो आप क्या देखोगे, ये जो वस्तु की गति है वो कैसी है, आप बताइए, धीरे धीरे है ना, यानी स्लो है। इसका मतलब कि अगर आवर्तकाल ज्यादा हो जाएगा तो समझ जाएगा कि जो गति है, वस्तु की गति, वो क्या है, धीमी है, यानी स्लो है। ये बात आपको समझ में आ गया, ठीक है। चलिए दूसरा पॉइंट ये याद रखना है कि अगर यही आवर्तकाल कम हो जाए, यानी जल्दी जल्दी जाएगा तो समय कम लगेगा, और समय कम लगेगा मतलब आवर्तकाल कम होगा। तो जब आवर्तकाल कम हो जाएगा तो याद रखिएगा उस समय जो कि ये वस्तु की जो गति होगी वो कैसी होगी। तो आप ध्यान रखिएगा, अगर आवर्तकाल कम लग रहा है तो वस्तु की गति क्या हो जाएगी, तेज हो जाएगी, यानी सरल लोलक की जो गति है वो क्या हो जाएगी, तेज हो जाएगी। ये बात समझ में आ रहा है ना। आप खुद सोचिए, अगर आप कहीं जाने में समय ज्यादा लेते हो तो मतलब आपकी चाल धीरे है। अगर आप जाने में तेजी से पहुंच गए, समय कम लिए, इसका मतलब आप तेजी से गए, स्पीड से गए। क्लियर हुआ। चलिए अब देखिए, सरल लोलक का आवर्तकाल ज्ञात करने के लिए जो फार्मूला है वो है T बराबर 2 पाई रूट में L अपान G। याद रखिएगा, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि सरल लोलक का आवर्तकाल का फार्मूला यानी सूत्र क्या होता है। तो T बराबर 2 पाई रूट में L अपान G। L क्या है, तो ये बीच वाली जो धागे की लंबाई है L, यानी प्रभावी लंबाई, क्या बोलते हैं इसको, प्रभावी लंबाई, इसी को बोलते हैं L। G क्या है, तो गुरुत्वीय त्वरण, याद रखिएगा G क्या है, स्मॉल g, तो ये है गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण का मतलब कि भैया पृथ्वी लगा रही है, नीचे पृथ्वी खींच रही है कि नहीं। अब मान लीजिए किसी को रस्सी में बांध दिया जाए तो पृथ्वी नीचे खींच रही होती है, क्योंकि रस्सी जब आप काटोगे ना तो पृथ्वी पर आकर धड़ाम से गिरेगा। क्यों, क्योंकि पृथ्वी से खींच रही थी। तो गुरुत्वीय त्वरण है ना, स्मॉल g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण। एक बात और याद रखिएगा कि स्मॉल g का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, और आप 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी प्रयोग कर सकते हो। ये प्रयोग उस बात पर निर्भर करता है कि जो प्रश्न है, प्रश्न में जो आंसर है वो कैसा है। अगर आंसर दशमलव में आता है तो आप इसका मतलब कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का प्रयोग करोगे। अगर आंसर दशमलव में नहीं है, इसका मतलब कि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का प्रयोग करना है। क्लियर। और आपको लंबाई दी गई होगी और आवर्तकाल पूछा जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, समझ में आया। यानी
सरल लोलक का आवर्तकाल t बराबर 2 पाई रूट में l अपान जी होता है। क्लियर। चलिए अब यहाँ पे आपको एक बात समझाता हूं, समझिएगा। देखिए ये प्रभावी जो लंबाई है, जितना आप लंबाई बढ़ाओगे, याद रखिएगा, जितना आप लंबाई बढ़ाओगे, आप सोचिए अगर ये लंबाई बढ़ के अगर यहाँ पे आ गया, ये गेंद यहाँ पर आ गया, तो देखिए दूर तक जाएगा। और जब दूर तक जाएगा तो बताइए समय ज्यादा लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा ना। दूर तक जाएगा तो समय ज्यादा लगेगा, अब पास में रहेगा तो पास जाएगा तो समय कम लगेगा। यानी अगर प्रभावी लंबाई बढ़ा दिया जाए तो समय ज्यादा लगेगा, यानी आवर्तकाल ज्यादा लगेगा। बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, दिमाग लगाइए कि अगर इस लंबाई को नीचे कर दिया जाए तो ये यहाँ पर आ गया, तो यहाँ से यहाँ जाएगा तो समय तो ज्यादा लगेगा ही, लगेगा ना। यानी आपको एक बात तो समझ में आ गया कि अगर प्रभावी लंबाई ज्यादा हो जाए तो आवर्तकाल भी क्या हो जाए? आवर्तकाल भी क्या हो जाएगा? समय क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा। क्लियर ना। चलिए अगर इसी चीज को उल्टा कर दिया जाए, अगर लंबाई को कम कर दिया जाए तो बताइए आवर्तकाल क्या हो जाएगा? आवर्तकाल आपको समझ में आ रहा है? आवर्तकाल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गया। चलिए अब और इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिए इस जी के रूप में। यानी आपको एक बात याद रखना है कि अगर ये लंबाई बढ़ेगा, ऊपर वाला वैल्यू बढ़ेगा तो टी भी बढ़ेगा, आवर्तकाल बढ़ेगा। ठीक है। अगर ऊपर वाली वैल्यू कम होगी तो टी भी क्या होगा? कम होगा। यानी लंबाई बढ़ेगा तो आवर्तकाल बढ़ेगा, लंबाई कम होगा तो आवर्तकाल भी क्या होगा? कम होगा। नेक्स्ट समझिए, अगर इस जी गुरुत्वीय त्वरण की बात करूं, अब आप ध्यान रखिए कि नीचे वाली वैल्यू जब बढ़ेगी ना तो ये टी घटेगा, है ना। नीचे वाली वैल्यू यानी बटे में वैल्यू जब बढ़ेगी तो दूसरे साइड की वैल्यू कम होगी। अगर गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ता है ना, याद रखिएगा, अगर जी का मान बढ़ता है तो याद रखिएगा टी कम होगा। क्या होगा? टी कम होगा। यानी नीचे वाला जब बढ़ेगा तो टी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और दूसरा कंडीशन, अगर गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होता है तो टी आपका बढ़ने लगेगा। यानी अगर गुरुत्वीय त्वरण का मान अगर आप कम करोगे तो आवर्तकाल बढ़ेगा। ठीक है। आवर्तकाल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और अगर गुरुत्वीय त्वरण का मान अगर आप बढ़ा देते हो तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब आप एक बात समझिए, अगर आप बात करें, अगर हम लोग देखें, ठीक है, कि पृथ्वी के केंद्र पर, है ना, पृथ्वी के केंद्र पर याद रखिएगा कि जो गुरुत्वीय त्वरण होता है ना वो जीरो होता है। क्या होता है? पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण जीरो होता है। जब मैं गुरुत्वाकर्षण चैप्टर पढ़ाऊंगा ना तो ये बात आपको समझाऊंगा कि कहां कहां पर गुरुत्वीय त्वरण का मान बदलता है। आप वीडियो के साथ बने रहिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। तो पृथ्वी के केंद्र पर जो गुरुत्वीय त्वरण का मान अगर जीरो होता है, अगर नहीं होता है जीरो ही, ठीक है, तो याद रखिएगा कि पृथ्वी के केंद्र पर क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण का मान जीरो होता है। तो जब गुरुत्वीय त्वरण का मान अगर आप यहाँ पे जीरो रखोगे तो किसी ऊपर वाले वैल्यू में अगर जीरो से भाग करोगे तो हमेशा अनंत आएगा। तो उस टाइम जो है ना कि टाइम पीरियड जो होगा ना वो अनंत होगा। क्या होगा? अनंत होगा, यानी इनफाइनाइट होगा। ये भी बात आपको याद रखनी है कि अगर, है ना, अगर आपको क्या याद रखना है कि अगर गुरुत्वीय त्वरण का मान जीरो हो जाए तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा, है ना। आवर्तकाल क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। चलिए, तो ये पृथ्वी पर संभव नहीं है, ये अंतरिक्ष में ही संभव है ना। अंतरिक्ष में संभव है क्योंकि अंतरिक्ष में गुरुत्वीय त्वरण होता ही नहीं है, ग्रेविटेशन होता ही नहीं है, तो वहां पे होता नहीं है, तो आवर्तकाल क्या होगा? अनंत होगा। ये बात आपको समझ में आ गया। आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। तो आपको इतनी बातें याद रखनी है। अगर आप इतना याद रखते हो तो आसानी से मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं किसी भी एग्जाम में आप पीछे नहीं चुकोगे इस चैप्टर से। यानी सरल लोलक जो चैप्टर है, सरल आवर्त गति, इसमें आपका 1% यानी 1 नंबर भी नहीं कटने वाला। जब तक आपका ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आपका नंबर कटेगा। लेकिन जब ये आप देख लोगे, एक बार सीख जाओगे, समझ जाओगे ना, तो मैं लिख कर देता हूं कि आपका ये नंबर नहीं कटने वाला है, कभी नहीं कटेगा। क्लियर ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं स्प्रिंग लोलक। इसको देखते हैं, स्प्रिंग लोलक। स्प्रिंग लोलक। अब हम क्या करते हैं कि इस रस्सी के जगह पे स्प्रिंग लगाते हैं। क्या लगाते हैं? स्प्रिंग। और इसमें एक वस्तु लटका दिया जिस वस्तु का द्रव्यमान m है। तो देखिए, पहले यहां भी समझ जाइए, अगर ये सरल लोलक का आवर्तकाल है तो इसका भी तो द्रव्यमान m होगा,
है ना। तो एक बात आपको याद रखना है कि सरल लोलक का जो आवर्तकाल है ना, वो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। किस पर निर्भर नहीं करता है? वस्तु के द्रव्यमान पर। भैया क्यों निर्भर नहीं करता है? तो देखिए, क्या इस फार्मूले में कहीं m है, द्रव्यमान है? नहीं है। लंबाई पर निर्भर करता है, गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर नहीं करता है? तो वस्तु के द्रव्यमान पर। यानी याद रखिएगा कि सरल लोलक का जो आवर्तकाल होता है वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। क्लियर ना? समझ में आ गया? याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए, स्प्रिंग लोलक में स्प्रिंग लगा करके एक मैंने वस्तु को लटका दिया जिसका द्रव्यमान m है। क्या है? द्रव्यमान m है। एक बात और याद रखिएगा कि जो स्प्रिंग लोलक होगा उसका स्प्रिंग का नियतांक, स्प्रिंग का जो नियतांक हम लोग लेंगे वो लेंगे k। क्या लेंगे? k। स्प्रिंग का नियतांक हमने क्या मान लिया? तो k मान लिया। याद रखिएगा। तो स्प्रिंग लोलक के लिए जो आवर्तकाल का जो फार्मूला होगा वो हमेशा याद रखिएगा, t बराबर 2 पाई रूट में m अपान k। ये आपको याद रखना है। क्या याद रखोगे? t बराबर 2 पाई रूट में m अपान k। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को एक ही चीज की कमी होती है। क्या कमी होती है? कि याद ही नहीं रहता इस वाले फार्मूले में ये फार्मूला और ये फार्मूला दोनों एक जैसा है, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा ये हमने बनाया है स्प्रिंग लोलक के लिए और ये है सरल लोलक के लिए। क्लियर ना? चलिए अब समझिए ध्यान से, यहाँ पे एक्चुअली है क्या कि जो ये 2 पाई सब सेम है। m क्या है? तो ये स्प्रिंग लोलक का जो द्रव्यमान है वो m है और k क्या है? स्प्रिंग का नियतांक है ना। याद रहेगा कि m क्या है? स्प्रिंग लोलक का जो द्रव्यमान है वो m है और k क्या है? आपका स्प्रिंग का नियतांक। यानी जो हमने स्प्रिंग का प्रयोग किया है उसका नियतांक रखेंगे नीचे। हमेशा याद रखिएगा कि द्रव्यमान हमेशा ऊपर रहेगा और नियतांक हमेशा नीचे रहेगा। यानी स्प्रिंग के कंडीशन में द्रव्यमान हमेशा ऊपर रहेगा और नियतांक हमेशा नीचे रहेगा। द्रव्यमान हमेशा ऊपर रहेगा और नियतांक हमेशा नीचे रहेगा। क्लियर हो गया? याद हो जाएगा ना। तो t बराबर 2 पाई रूट में m अपान k। अब आप देखिए, अगर ये m इस फार्मूले में है, इसका मतलब जो स्प्रिंग लोलक है वो द्रव्यमान पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान पर निर्भर करता है। यानी जो फार्मूला है हम लोगों के पास उसी फार्मूले पर हम लोग देखेंगे। जैसे आपसे कहा जाए कि सरल लोलक का आवर्तकाल निर्भर करता है तो हम कहेंगे कि लंबाई पर और गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है, बाकी किसी भी चीज पर निर्भर नहीं करता है। अगर आपसे कहे क्या त्वरण पर निर्भर करता है? नहीं करता है। वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है? नहीं करता है। क्या वस्तु के वेग पर निर्भर करता है? नहीं करता है। क्लियर हो गया? जो इस फार्मूले में है सिर्फ उसी पर निर्भर करता है, बाकी किसी पर नहीं करता है। वैसे इसमें फार्मूला m अपान k यानी स्प्रिंग लोलक का जो आवर्तकाल है वो स्प्रिंग के नियतांक पर निर्भर करता है और उस लोलक का द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, खास पॉइंट्स। इसमें द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है लेकिन इसमें निर्भर करता है। इतना पॉइंट समझ में आ गया? तो यही था सरल लोलक का आवर्तकाल और ये दूसरा टॉपिक स्प्रिंग लोलक का आवर्तकाल। कॉन्सेप्ट समझ में आया? बहुत अच्छा लगा? तो अगर अच्छा लगा हो ना तो जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको बहुत अच्छा लगा और समझ में भी आया। क्लियर? चलिए अब हम लोग देखते हैं दूसरा कॉन्सेप्ट, तीसरा मतलब लास्ट टॉपिक क्या पढ़ना था? आवृत्ति। क्या पढ़ना था? आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या कहता है ना कि प्रति एकांक समय में किए गए दोलनों की कुल संख्या, अरे समझे ना, या कंपनों की कुल संख्या। समझ में आ गया? प्रति एकांक समय में किए गए कंपनों की कुल संख्या क्या कहलाती है? आवृत्ति कहलाती है। मतलब कि ये बताना है कि जितना आवर्तकाल हो रहा है उस एक आवर्तकाल में कितना कंपन कर दिया उसने। ठीक है, वही क्या कहलाती है? आवृत्ति कहलाती है। आवृत्ति बराबर, आवृत्ति को n से दिखाते हैं या f से, है ना, f से फ्रीक्वेंसी, तो n या f से, इसका बराबर क्या होगा? 1/t। याद रखिएगा आवृत्ति बराबर क्या होता है? 1/आवर्तकाल। ठीक है, आपका आवर्तकाल
तो आपसे कभी प्रश्न में आवर्तकाल दिया हो और आवृत्ति पूछ दे तो ये फार्मूला यूज करिएगा, n/f यानी फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/t, 1/t, t क्या है, आवर्तकाल है, टाइम पीरियड है। चलिए अब आप इसको देखोगे, इसका मात्रक, आवृत्ति का जो मात्रक होता है, याद रखिएगा मात्रक, वो क्या होता है, हर्ट्ज होता है, याद रखिएगा हर्ट्ज, ठीक है। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है, या इसको ये देखिए 1/t है ना, तो 1 ऊपर रहेगा अपन t, t का मात्रक सेकेंड होता है, तो 1/सेकेंड, सेकेंड ऊपर जाएगा तो सेकेंड का पावर -1 हो जाएगा, यानी सेकेंड का पावर -1 हो जाएगा, याद रखिएगा। अगर मैं इसकी बात करूं कि बीमा की क्या होगी, बीमा तो m 0 L 0 और t का पावर -1 हो जाएगा, ये आपका बीमा हो जाएगा। याद रखिएगा पॉइंट्स, क्योंकि चीजें पूछी गई हैं एग्जाम में, बच्चे ध्यान नहीं देते हैं लेकिन पूछा जाता है ये सब चीजें, अगर आप ध्यान दोगे तो गलती कभी नहीं होगी। यानी आपसे पूछा जाए कि बताइए आवृत्ति का मात्रक क्या है, तो हर्ट्ज है या सेकेंड का पावर -1 है, ठीक है। और दूसरा आवृत्ति बराबर क्या होता है, तो 1/t यानी 1/आवर्तकाल। आवर्तकाल किसका, तो आपसे अगर कहा जाए कि भैया सरल लोलक का जो कि आवृत्ति बता दीजिए, तो आप वही फार्मूला लगाओगे और सरल लोलक का आवर्तकाल रखोगे। लेकिन अगर स्प्रिंग लोलक के लिए अगर आवृत्ति पूछ दिया जाए तो आप याद रखिएगा स्प्रिंग लोलक का फार्मूला प्रयोग करके इसका आवर्तकाल निकालोगे और उस फार्मूले में रख दोगे। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। यानी जो ये हमारा चैप्टर था सरल आवर्त गति, ये सरल आवर्त गति चैप्टर मैंने टोटल कंप्लीट करा दिया, ये पूरा खत्म हो चुका है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे न्यूटन की गति का नियम, है ना, और न्यूटन की गति का नियम कितने हैं, कैसे दिया गया था, क्या हुआ था, पूरी कहानी डिटेल से समझाऊंगा। तो ये हमारा जो एक फिजिक्स का एक चैप्टर सरल आवर्त गति पूरा कंप्लीट हो गया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जय हिंद।